हेलो माय लिसनर्स, तो आ चुकी है हेट टू लव का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। अब एक लड़का और लड़की यूं बीच रास्ते में झगड़ रहे थे, तो भीड़ तो जमा होनी ही थी। हर कोई मसाले की तलाश में था। तो कुछ संस्कारी लोग उन्हें उल्टा सीधा भी कहने लगे थे। दोनों कुछ ही देर में तमाम लोगों से घिर गए थे, जो मुख दर्शक बने मजे ले रहे थे। अदिति घूरते हुए सामने खड़े उस शख्स से बोली, मेरी स्कूटी की चाबी वापस करो, अभी के अभी। वो अब यहाँ से जल्दी में निकलने की कोशिश में थी, लेकिन वो शख्स कहाँ इतनी आसानी से अदिति की बात मानने वाला था। उसने बेशर्मी से दांत दिखाते हुए कहा, पहले सॉरी बोलो। अदिति ने एक पल को कुछ सोचा और अगले ही पल आंखों को रगड़ते हुए तेजी से रोने लग गई। सामने खड़ा शख्स अदिति के इस ड्रामे को देखकर हैरान रह गया। आगे अदिति भीड़ से रोते हुए बोली, देखिए ना, पहले तो ये लड़का मेरी गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो गया और अब इसने चाबी निकाल ली। इससे वहां मौजूद पूरी भीड़ ही अदिति का साइड लेने लगी और सभी उस शख्स को डांटने लगे। एक आदमी उस पर चिल्लाते हुए बोला, ए लड़के, चाबी लौटा। तुम जैसे लड़कों के पास कोई और काम नहीं होता क्या? निकम्मे हो पूरे के पूरे, दे रहे हो चाबी की नहीं? उस शख्स को चुप देख वो आदमी फिर चिल्लाया, सॉरी बोलो और चाबी दे दो। अब एक मोटा तगड़ा आदमी उस शख्स की ओर बढ़ा अब एक मोटा तगड़ा आदमी उस शख्स की ओर बढ़ते हुए बोला, ये ऐसे नहीं मानने वाला। जब अदिति ने उस मोटे आदमी को उस शख्स की ओर बढ़ते देखा, तो तुरंत उसे रोक कर कहा, नहीं, ऐसा कुछ मत करो, ब्लड कितना महंगा है, इसे ऐसे ही मत बहाओ। मेरा मतलब है, जब माफी से काम चल जाएगा तो मारपीट क्यों ही करना है? मारपीट की क्या ही जरूरत है? इस पर भीड़ में मौजूद एक बुढ़ा आदमी अदिति की तारीफ करने लगा, हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो, तुम्हारी सोच कितनी अच्छी है। ये लड़का अभी के अभी तुम्हें सॉरी बोलेगा। इधर अदिति ने सबसे नजरें बचाते हुए उस शख्स की ओर देखकर आंख मारी। ये देखकर वो चौंक गया और मन ही मन खुद से बोला, कितनी तेज है ये लड़की। वो शख्स ये भी समझ गया कि या तो वो खुद के लिए परेशानी खड़ी करे या फिर सॉरी बोलकर चुपचाप यहाँ से निकल जाए। उसने फिर सोचते हुए अदिति से कहा, सॉरी, ये लो तुम्हारी चाबी। अदिति को फिर मजाक सूझा और उसने ऐसा रिएक्ट किया कि उसे उस शख्स की सॉरी ढंग से सुना ही नहीं दी। उस शख्स का तो मन कर रहा था कि वो अदिति को जान से मार दे, लेकिन वो करता क्या? उसने फिर से कहा, सॉरी मिस। इसके बाद वो अदिति को घूरते हुए आगे बढ़ गया और लोग भी जाने लगे। अदिति ने अब स्कूटी स्टार्ट की और उस शख्स के पास से गुजरी, फिर रुकी और बोली, सॉरी बॉस, शरारत ज्यादा हो गई। वैसे अदिति नाम है मेरा, ये चेहरा और नाम हमेशा याद रहेगा तुम्हें। ये कहकर अदिति मुस्कुराते हुए तेजी से वहां से निकल गई। इतने में पीछे से उस शख्स को किसी ने आवाज दी, वेद भाई, आप कहाँ चले गए थे? पानी लेने में इतनी देर लगा दी। अंकल गुस्सा हो रहे थे। वेद के बड़े पापा के लड़के जतिन ने उससे कहा, जो कि उन सभी को एयरपोर्ट से लेने आया था। वेद सब कुछ सच तो नहीं बोल सकता था, इसलिए उसने अदिति वाली बात छुपाते हुए कहा, एक्चुअली मुझे पानी की दुकान मिल ही नहीं रही थी और भीड़ भी बहुत थी, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। ये कहकर वेद को एक बार फिर उस बदतमीज लड़की की याद आ गई और उसका मुंह कसैला हो गया। तभी वेद की नजर अनुज पर पड़ी, जो पैसेंजर सीट पर बैठे वेद को गुस्से से घूर रहे थे। शायद जतन के होने के कारण वो इस वक्त चुप थे। इतने में वेद की बहन की बैक सीट से आवाज आई, अरे भाई यार, अब बैठो भी, बहुत गर्मी हो रही है। अब वेद एक नज़र अपनी बहन सौम्या और माँ रूपम पर डालकर उनके पास कार में बैठ गया, क्योंकि वो अपने पिता अनुज के साथ नहीं बैठना चाहता था। ऐसा नहीं था कि अनुज बुरे थे, वो अपने बच्चों के लिए खुश मिजाज और जिंदा दिल इंसान थे, लेकिन एक पिता होने के नाते वो उनके साथ ज़रा सख्त भी थे, खासकर वेद के लिए, क्योंकि उन्हें लगता था कि वेद बेपरवाह था और अपने फ्यूचर को लेकर ज़रा भी सीरियस नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं था कि वेद जिम्मेदारियों से भागता था, वो बस अभी जिंदगी को जीना चाहता था, कुछ और वक्त बिना किसी दबाव के। वहीं दूसरी ओर अदिति भी जल्दी से अपना काम खत्म करके वापस लौट रही थी। आखिर उसके पापा के खास दोस्त इतने दिनों बाद जो आने वाले थे। इधर घर पर वेद की फैमिली का इंतजार कर रही वेद की ताई निर्मला ने
अपने बड़े बेटे गोविंद से कहा, जरा फोन कर जतिन से पूछना तो कहाँ तक पहुंचे हैं वो लोग। जी माँ, कहते हुए गोविंद ने जतिन को फोन लगा दिया। पूरी रिंग जाने के बाद भी जब जतिन ने फोन नहीं उठाया तो गोविंद ने दोबारा नंबर डायल करने का सोचा। तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई और वो सभी तुरंत बाहर की तरफ बढ़ गए। बाहर निकल के सबने देखा अनुज के साथ साथ सब गाड़ी से नीचे उतरे। अनुज ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई। एक ही नजर में वो समझ गए कि सब कितना बदल चुका था। ये छोटा सा शहर जिस जगह कभी पार्क हुआ करता था वहां आज फैक्ट्री बन चुकी थी। पास की चाय की वो छोटी सी दुकान कैफे में तब्दील हो चुकी थी। छोटी छोटी कई आसपास की दुकानें होटल और मॉल में बदल चुकी थी। अपना शहर उन्हें अजनबी सा लग रहा था। अनुज के आंखों में पानी आ गए। वो बेहद भावुक हो गए थे। सबसे छिपकर उन्होंने आंखों के कोरों से आंसू को साफ किया और राजीव के गले से लग गए। दोनों भाइयों की आंखें नम थी, लेकिन दोनों ही लोग गम को हंसकर छिपा गए। राजीव से मिलकर अनुज निर्मला को नमस्ते कर अंदर की तरफ सबके साथ बढ़ने को हुए ही थे कि इतने में ही निर्मला ने उन्हें टोक दिया। अब सभी हैरत से निर्मला को देखने लगे। नंदिता बेटे, आरती की थाली लेकर आना, वो अपनी बड़ी बहू को आवाज देते हुए बोली और सबके चेहरे पर हैरानी की जगह मुस्कुराहट तैर गई। कुछ ही पल में नंदिता हाथों में आरती की थाली लिए बाहर निकली और ले जाकर निर्मला के हाथों में थमा दी। सबकी आरती कर निर्मला ने सभी को अंदर आने को कहा। इसके बाद नंदिता ने सबको सबका रूम दिखाया और फिर सारे अपने अपने रूम में फ्रेश होने के लिए चले गए। करीब 1 घंटे बाद सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और नंदिता सबको खाना सर्व कर रही थी। इसी बीच वेद ने उससे पूछा, भाभी शिवय कहाँ है? दिख नहीं रहा। घर का माहौल भी बहुत शांत है। वेद असल में नंदिता से उसके बेटे शिवय के बारे में पूछ रहे थे। नंदिता ने वेद को बताया कि अभी तो शिवय सो रहा है। ये जानकर वेद तुरंत खाने के टेबल से उठ गए, क्योंकि उसे एक बार जाकर शिवय से मिलने का बहुत मन हो रहा था। तभी नंदिता वेद की प्लेट देखते हुए बोली, अरे पहले खाना तो खत्म कर लो। लेकिन वेद बिना कुछ सुने ऊपर की तरफ बढ़ गए। अनुज की नजर एक बार फिर वेद पर टिक गई थी। कितना समझाया था अनुज ने सौम्या और वेद को, लेकिन फिर भी वो अपने मन ही का किए जा रहे थे। उन्हें अच्छी तरह से पता था कि राजीव को बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसे प्लेट में खाना छोड़ना, लेकिन अनुज सबके सामने वेद को कुछ कह भी नहीं पाए। लेकिन फिर अनुज ने माहौल अच्छा बनाते हुए राजीव से पूछा, रघुवेंद्र का क्या हाल है? बच्चे बड़े हो गए होंगे उसके। उसकी बड़ी बेटी का क्या नाम था? हाँ, अदिति। अदिति था ना?